देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं. देर आर सर्टेन कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास बाय एन और निकोल प्रिज्म एंड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. देखो, अगर हमारे पास सपोज एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और ये लाइट जो नॉर्मली लाइट होती है, दैट इज लाइट अगर मूव करती है तो लाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हर कंपोनेंट हर डायरेक्शन में होते हैं. लाइट के कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन में होते हैं. तो ऐसी लाइट कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट. सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट. नॉर्मल लाइट हमारी अनपोलराइज्ड होती है बिकॉज इट हैज़ कंपोनेंट्स. इसके कंपोनेंट होते हैं लाइट के, और हर एक कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है, इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. तो ऐसी लाइट को जब हम एक एपरेटस होता है हमारे पास, जिसको तुम फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हो, नोन एज दी निकोल प्रिज्म. ठीक है. निकोल प्रिज्म एक प्रिज्म होता है, और जब हम इससे ऐसी लाइट को पास कराते हैं, व्हेन वी पास अनपोलराइज्ड लाइट फ्रॉम निकोल प्रिज्म, देन इट बिकम्स प्लेन पोलराइज, यानी कंपोनेंट सिर्फ एक प्लेन में रह जाते हैं. ऐसी लाइट कहलाती है प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइज मतलब कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं लाइट के, इट हैज़ a component in one plane only. It has all the components in one plane only. In one plane, one direction. ठीक है. तो यहाँ तक समझ में आया? से yes और no. नहीं समझ आया? लाइट एक सोर्स से चली, ऐसी लाइट कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनी होती है. हमें पता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट्स हर एक डायरेक्शन में होते हैं, इन एवरी डायरेक्शन. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अप, डाउन, आगे पीछे, हर डायरेक्शन में देर इज कंपोनेंट ऑफ लाइट. तो जब वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है लाइट के कंपोनेंट्स, तो ऐसी लाइट कहलाती है अनपोलराइज, यानी इसमें से कुछ भी सारे डायरेक्शन में कुछ इस पर हमने प्रोसेसिंग नहीं करी है लाइट पे. पर एक एपरेटस होता है निकोल प्रिज्म. जब ऐसी लाइट अनपोलराइज लाइट पास करती है निकोल प्रिज्म से, तो निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद इसके एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट बच जाते हैं. तो दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है. ये तुम ऑप्टिक्स में ज़्यादा पढ़ोगे. तो अभी तुम्हारा ऑप्टिक्स चैप्टर होगा 12th में, फिज़िक्स में. तो फिज़िक्स का टॉपिक है मेनली ये. बस तुम्हें केमिस्ट्री के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइट हैज़ डायरेक्शन इन ऑल द कंपोनेंट, बट व्हेन इट पासिस थ्रू निकोल प्रिज्म इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, और ऐसी लाइट के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं. इज दिस क्लियर नाउ? से यस और नो. अनपोलराइज का मतलब होता है नॉट प्रोसेस नहीं किया गया. अनपोलराइज मतलब जैसा है वैसे ही आ रहा है. तो लाइट नॉर्मली अनपोलराइज होती है. जो भी हमारी सनलाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है, ये सारी अनपोलराइज होती हैं. तो नॉर्मल लाइट इज अनपोलराइज्ड. बट अगर हम इसको प्रोसेस कर दें, निकोल प्रिज्म से पास करा दें ऐसी लाइट को, तो ऐसी लाइट एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को छोड़ देती है. सपोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही कंपोनेंट्स छूट गए, नॉर्थ साउथ, तो ऐसी लाइट कहलाएगी प्लेन पोलराइज. तो ईस्ट और वेस्ट में अब नहीं है कंपोनेंट, सिर्फ नॉर्थ और साउथ में. ऐसी लाइट को हम बोलेंगे कि एक ही प्लेन में ये पोलराइज्ड है. पोलराइज मतलब प्रोसेस्ड है, एक ही प्लेन में प्रोसेस्ड है. ठीक है. अब ये जो लाइट है,
इस लाइट को अगर हम पास कराएं अपने किसी एक सैंपल से, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल मैंने इसके अंदर भर दिया, इसके अंदर मैंने अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भर दिया है, ठीक है, एक सेकंड वेट करो। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिल कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने लाइट को पास कराया, अब ये लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट पास होने के बाद, ठीक है, जो लाइट है वो आइदर राइट को या लेफ्ट को रोटेट हो सकती है। तो ये जो लाइट के कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में थे, हमने टेस्ट किया इसको, तो इसके कंपोनेंट्स सपोज राइट साइड पर रोटेट हो गए, राइट साइड पर रोटेट हो गए, ठीक है। अब इस में हुआ क्या, द कंपोनेंट ऑफ द लाइट गॉट रोटेटेड, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ लाइट गॉट रोटेटेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। तो व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, दैट द plane of the plane of plane polarized light, ठीक है, rotates after passing through a compound। किसी कंपाउंड से पास होने के बाद लाइट का प्लेन रोटेट हो जाए, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इज द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्लियर टू यू, से यस और नो। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। तो हमें बस ऐसे 3 केस हो सकते हैं। हाँ, डाउट है तो पूछो। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देयर इज मैग्नेटिक कंपोनेंट आल्सो, ठीक है। तो एक्चुअली में सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइट की मैग्नेटिक फील्ड जो है, पता नहीं अब इसमें रोटेशन आ जाता है, लाइट की रोटेशन आ जाता है, बिकॉज दे बोथ आर इंटरैक्टिंग। तो कुछ कंपाउंड ऐसा कर पाते हैं कि वो लाइट की मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्लेन को रोटेट कर देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक एग्जैक्टली रिपल्शन, बट एक ये जनरल सेंस में तुम्हें समझाने का तरीका है, तुम्हारी लैंग्वेज में बताने का तरीका है। अदरवाइज इसका कॉम्प्लेक्स रीजन है जो हमारे कोर्स में अभी नहीं है। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, और उस वजह से लाइट रोटेट हो रही है, ठीक है। इसका रीज़न तुम्हें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा कि ऐसा होता क्यों है। बस अभी हम केमिस्ट्री में ये पढ़ने वाले हैं कि इट हैपन्स, ठीक है। अब पॉइंट इज कि ये रोटेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई करें। तो एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस इनटू 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं हमें ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं दैट डू नॉट शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन को शिफ्ट करते ही नहीं। दैट मीन्स जैसे लाइट आई थी वैसे ही लाइट बाहर जा रही है। तो इस केस में देर इज़ नो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो ऐसे कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड लाइट की रोटेशन ना करे, तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है जो इसकी रोटेशन को लेफ्ट या राइट में कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो
राइट में शिफ्ट कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है लाइट के प्लेन को, ठीक है, ऐसा कंपाउंड कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीनिंग राइट, राइट में रोटेट करने वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक ऐसा भी हो सकता है कि वो राइट में ना रोटेट करके इट इज एक्चुअली रोटेटिंग इन लेफ्ट, राइट। तो रोटेशन हो सकता है लेफ्ट साइड पर हो, तो इस केस में रोटेशन अगर लेफ्ट साइड पे हो, रोटेटिंग लेफ्ट, तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब जो भी कंपाउंड्स रोटेट करते हैं दे बोथ आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी ये कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जो राइट में रोटेट करे उसका नाम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट में रोटेट करे वो लीवो रोटेटरी। दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई रोटेट नहीं करता लाइट को तो सच अ कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? से येस और नो चैट पे लिखो। तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दो तरह के कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द लाइट, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड सच सम कंपाउंड्स कैन नॉट रोटेट, ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब बात ये आती है, क्या मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के बता सकता हूँ कि वो रोटेट करेगा या नहीं? क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? क्या हम स्ट्रक्चर को देखकर ये बता सकते हैं? अब हमारा पॉइंट ये आता है, ठीक है। तो अब अ, हमने देखा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन किससे है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी विद द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका क्या रिलेशन है, ये हमें जानना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने ये देखा, अगर एक कार्बन पे लगा हुए चार ग्रुप्स, सपोज इसके ऊपर लगे हुए चार ग्रुप्स हैं पी, क्यू, आर, एस, ठीक है। दीज आर दी फोर ग्रुप्स। कार्बन की वैलेंसी चार है तो इस पे चार ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। हमने ये देखा कि इफ all the four groups if all the four groups present on carbon are different, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं then the compound is optically active, then it is optically active। अगर चारों ग्रुप में से कोई दो भी सेम होते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो ये एक कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं बोलूँ ये कंपाउंड है, तो मुझे बताओ विल दिस कंपाउंड बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नो? हाँ, इसका भी एक रीज़न है, इस पे हम आएंगे, इसके रीज़न पे भी हम आएंगे। तो मुझे बताओ विल दिस कंपाउंड बी ऑप्टिकली एक्टिव? चैट पे लिखो यस और नो। इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव?
यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इस साइड पर इसके ऊपर कौन सा ग्रुप है? दिस इज इथाइल। इस साइड पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। करेक्ट? ठीक है। अब पॉइंट ये आ रहा है, हम ये बात कर रहे थे कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये कैसे पता चला कि चार ग्रुप डिफरेंट हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर की सिमेट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम ये दो कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं, वन कंपाउंड इज ब्यूटेन वन ऑल एंड द अदर कंपाउंड इज ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है। तो ये देखो, ये एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। और ये कंपाउंड क्या है? दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो लेट्स मेक देयर स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है। प्रोपेन टू ऑल इज, जिसमें हम एक दो तीन और सेकेंड पे ओ एच, प्रोपेन टू ऑल, राइट। अब प्रोपेन टू ऑल में तुम बताओ, प्रोपेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे मैंने तुम्हें बताया उस तरीके से देखो, क्या इसमें कोई कार्बन है जिसपे लगे चार ग्रुप डिफरेंट है? चैट पे लिखो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा है। पहले मुझे बताओ कि इज प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नो, चैट पे। ठीक है, सबका आंसर मेरे को नो ही मिल रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमें देखो दो ग्रुप दिख रहे हैं जो सेम है। अच्छा देखो, एक एक करके सारे कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन पे लगे तीन एच सेम है, तो ये कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये कार्बन को देखते हैं, मिथाइल मिथाइल, इस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दिस इज, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। हमें बोला था कार्बन पे लगे चार ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है। अब इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन पे लगे दो ग्रुप सेम है हाइड्रोजन, इस पे लगा एक इथाइल, एक मिथाइल, एक ओ एच और एक एच। इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो दैट मीन्स इस कार्बन की वजह से दिस कंपाउंड वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। इज दिस क्लियर? से यस और नो। ठीक है। अब रीज़न की बात आती है कि रीज़न क्या है कि ये चार ग्रुप डिफरेंट होने से कोई क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम इनका डैश एंड वेज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं प्रोपेन टू ऑल को। ठीक है। ये हमारा प्रोपेन टू ऑल है, इसका डैश एंड वेज स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है। इसका डैश एंड वेज स्ट्रक्चर ये बना, देखो टेट्राहेड्रल है ये। टेट्राहेड्रल कैसे है? ये ऐसे बनाया गया है, ये दोनों एक ग्रुप, एक उस पे। और तुम्हें शायद याद हो, डैश एंड वेज स्ट्रक्चर एक प्लेन के बाहर आता है और प्लेन के एक प्लेन के अंदर जाता है, ये 11th में किया था। ठीक है। तो डैश एंड वेज स्ट्रक्चर से हम ये बता सकते हैं कि ये कार्बन हो गया सेंटर वाला, इस कार्बन पर एक ओ OH हो गया, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और ये एच। ठीक है। ये अब काउंट करो तो CH3 CHOH CH3, दैट इज प्रोपेनॉल है ये। ठीक है ना। अब ये प्रोपेनॉल है, और प्रोपेनॉल के बीच में अगर मैं मिरर रख दूं, ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ मिरर। तो अब इस मिरर में तुम बताओ, कैन यू टेल मिरर कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? यस, मिरर इमेज बताना आसान है। मिरर इमेज बताने के लिए
तुम्हें इसको बस लेटरली इन्वर्ट करना होता है, एच की जगह एच, ओ की जगह ओ, बिल्कुल उल्टा चलते जाओ। फिर ये आ गया कार्बन, ठीक है, ठीक है। कार्बन आने के बाद ये प्लेन से बाहर आ रहा है, ये भी प्लेन से बाहर आएगा, ये प्लेन के अंदर जा रहा था, ये भी प्लेन के अंदर जाएगा, ये बाहर आ रहा था, ये भी बाहर आएगा, राइट। और ये जैसे था ये वैसे ही रहे, ठीक है। अब इस केस में ये इसकी मिरर इमेज है, दिस इज दी मिरर इमेज। ये हमारा कंपाउंड है, दिस इज आवर कंपाउंड, और ये कंपाउंड की मिरर इमेज है, ठीक है। तो अब कंपाउंड की मिरर इमेज बनाने के बाद हम देखना चाह रहे हैं क्या ये कंपाउंड की मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज करती है, क्या हम इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, वी रोटेटेड इट एट 180 डिग्री। एक्चुअल में इट ऑल रिक्वायर्स 3D, और वो 3D इमेज में बना नहीं पाया वीडियो, तो इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। 2D में अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये काम नहीं बनेगा। सपोज मैं 2D में इसे रोटेट करता हूँ, तो 2D में रोटेट करने से तो तुम्हें नहीं लगेगा कि ये सुपर इम्पोज कर रहा है, पर हमें ये सब काम 3 डायमेंशन में करके दिखाना होगा, ठीक है। तो टॉपिक है वो 3D में हो जाए, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक में बस ये सुपर इम्पोजिशन वाला समझाना 2D में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर अभी तुम ये मान लो कि जो इसको जब हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो ये बिल्कुल रोटेट होकर ऐसा दिखता है। और इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो रोटेट करने के बाद, तो दे आर एक्चुअली द सेम, बिल्कुल सेम है। ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज करना मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाए, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाए मिरर इमेज, तो इस केस में देर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। कैसे, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखो। तुम अब एक काम करो, तुम ना एक एग्जांपल ये लो, तुम अपना जैसे हाथ अपनी एक टेबल पे, जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे अपनी टेबल पे अपना हाथ रखो, ठीक है। अंगूठा बहुत छोटा है तुम्हारा, ठीक है। तो तुमने एक हाथ को अपना रखा टेबल पे, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल पे जो तुमने अपना हाथ रखा है, ठीक है, इसी के साथ अपना दूसरा हाथ रखो। तो दैट मीन्स दूसरा हाथ तुम्हारा कुछ ऐसे तो नहीं आएगा, तुम भूत तो हो नहीं, है ना। तुम्हारा हाथ एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, रुको, ऐसा दिखेगा, राइट। तो तुमने अपने हाथ टेबल पे रखे, तो तुम्हारा हाथ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। अब ये इसको हम मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले वाला हाथ तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तुम्हारे दोनों हाथों के बीचों बीच एक मिरर है, तुम्हारे दोनों हाथों के बीचों बीच एक मिरर है, ठीक है। और मिरर में तुम्हारे हाथ की जो मिरर इमेज बनेगी, तो वो मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे तुम्हारा दूसरा हाथ है। तुम इसको मिरर में भी ट्राई कर सकते हो, दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ योर हैंड, तो दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब तुम अपना ये लेफ्ट वाला हाथ उठाओ, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ। तो तुम अपना, तुम्हें ट्राई ये करना है
कि तुम अपना लेफ्ट वाला हैंड उठा के, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज को तुम्हें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सुपर इम्पोज करना है। कैसे भी इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करके तुम्हें इसको सुपर इम्पोज करके देखना है। क्या ये सुपर इम्पोज होगा? से यस और नो। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस तुम इसको बिल्कुल ही रोटेट ना कर लो। और तुम मतलब रोटेट का मतलब ये है कि तुम हाथ को पलटना नहीं है, ये तुम्हारी कंडीशन है। हाथ को पलटना नहीं है, तुम्हें हाथ को घुमा के इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, राइट। तो इस केस में तुमने ये सीखा कि तुम्हारा जो ये वाला हैंड है, राइट हैंड, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, तो उसकी मिरर इमेज तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे सुपर इम्पोज नहीं होती। दैट मीन्स कि तुम्हारे जो मिरर इमेज में कंपाउंड बनाना वो अलग कंपाउंड है, वो स्ट्रक्चर अलग है, तभी तो वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। अगर वो दोनों सेम स्ट्रक्चर होते तो इट इज, तो अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होते तो इसका मतलब इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड। क्योंकि अगर वो सेम स्ट्रक्चर होते तो वो सुपर इम्पोज हो जाते, ठीक है। अब क्या तुम कहोगे ऐसे तो ये कभी भी नहीं होंगे, तुम, मैं जो कह रहा हूँ वो कभी भी नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज, ठीक है। तो तुम एक काम करो, अपने घर पे उठा के 2 स्पून लाओ। तुम्हारे घर पे स्पून होंगे ना, 2 एक जैसे, तो ये एक स्पून है, ठीक है। इस स्पून को सपोज मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मान रहा हूँ, दिस इज माई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज या तो तुम इसको शीशे में देख लो, बदल तो जाएगा नहीं, वो प्लेट तो बन नहीं जाएगा, रहेगा तो स्पून ही, और वो स्पून भी ऐसे ही दिखेगा, राइट। यह स्पून है तो इट विल अपीयर सेम, ठीक है ना। और इस केस में ये जो स्पून है ये इसकी मिरर इमेज है। तो अब तुम बताओ, इसकी जो मिरर इमेज है क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी? यस, सुपर इम्पोज हो गई, राइट। तो दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। ये पता चला कि इस दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक ऐसी चीज़ होती है दुनिया में जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी। ठीक है, अब ये चीज़ को हम केमिस्ट्री में भी तो लगा सकते हैं। तो अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे होंगे, जिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती होगी, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती होगी, राइट। यही चीज़ है ना कहने की। तो अब अगर सपोज मिरर की बात थी, अच्छा, एक दो कुछ डाउट बच्चों के मेरे पास ये आए थे कि हमने अगर पाम टू पाम टच किया तो वो सुपर इम्पोज कर जाती है, राइट। बट पाम टू पाम टच करने वाला हमारा कंडीशन में नहीं था, क्योंकि तुम्हें इमेज को सुपर इम्पोज कराना था। तो इमेज को सुपर इम्पोज तुम करा ही नहीं सकते
जो चीज़ तुम्हारी मिरर में बन रही है, क्या तुम उसे पलट सकते हो? नहीं ना। तुम उसे बस रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, पर उसे पलट नहीं सकते। ये कंडीशन है ना। तो चम्मच भी था जैसे, तो चम्मच को हमने पलटा नहीं, पर चम्मच जैसा दो चम्मच पड़े हुए हैं, वो दोनों चम्मच को बिना पलटे हम उसको सुपर इम्पोज करा पाए, है ना। तो पलटना नहीं था। तो ये हमारी कंडीशन थी। हाथ को अगर हम पलट के रखेंगे तो दोनों हाथ जुड़ जाएंगे, दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बट दैट वायलेट्स आवर कंडीशन, क्योंकि तुम मिरर इमेज को पलटने की कंडीशन हमारी नहीं है। मिरर इमेज को कैसे पलटोगे? जो चीज़ शीशे में दिख रही है उसको पलट के दिखाओ, ठीक है। अब हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि 180 डिग्री रोटेट भी तो कर रहे हैं, तो वो भी तो पलटने की तरह ही हो गया। 180 डिग्री रोटेट करना इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द प्लेन। पलटना प्लेन से बाहर आना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टिक है, इसको 180 डिग्री रोटेट करो, राइट। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर, या 90 डिग्री भी रोटेट करो, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। पर क्या ये तुम्हारे कागज़ से बाहर आ गई? नहीं ना। कागज़ से बाहर आना पड़ेगा अगर तुम्हें पलटना है, ठीक है। इन केस ऑफ कंपाउंड भी दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक जिनमें मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अब कंपाउंड से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो हमारे पास है CH3COH CH3, ठीक है। मैं इसको, अभी मैंने इसको ना उसमें बनाया ही नहीं। चलो ट्राई करते हैं, इसे 3D बना के ही ट्राई करते हैं। ये तो हमारा गलत तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। असली तरीके में तो हम इसे ऐसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। ये दोनों एक प्लेन में, एक मान लो प्लेन से बाहर आ रहा है और एक प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 मान लेते हैं, यहाँ पे CH3 मान लेते हैं, ठीक है। और इसे मान लेते हैं H, एंड लेट दिस बी OH। ये हमारा कंपाउंड है, दिस इज प्रोपेनॉल, राइट। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी वो देखना है। तो मिरर इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लेटरल इन्वर्ट करके बना देते हैं। ये मिरर इमेज नहीं होगी, इसकी मिरर इमेज होगी ये। अब थोड़ा दिख समझ, बट तुम समझ सकते हो कि ये बिल्कुल लेटरल इन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये लेटरल इन्वर्जन करके जो मिरर इमेज बनी इसकी, इसको मुझे सुपर इम्पोज करके देखना है, क्या ये सुपर इम्पोज होती है। तो देखो यहाँ पे 2D में फिर अगेन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हाथ वाला एग्जांपल 2D में हम फिर भी कर पा रहे थे। एक्चुअली में क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 2D में ये है कि 2D में जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल एंगल को, तो हम इस एंगल को 2D में कम बनाते हैं। बट ऐसा होता थोड़ी है, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल कितने होते हैं? 109.5 डिग्री। बट 2D में हम ये एंगल क्या बनाते हैं, लगता है हमें लेस देन 109.5, बट दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ये बात तो मैंने तुम्हारी 11th में ही क्लियर कर दी थी, राइट। तो इसीलिए ये 2D में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल मैं तुम्हें वीडियो के साथ 3D में दिखाऊंगा, ठीक है। 3D में ही ये समझ आ सकता है। तो तब तक के लिए तुम मेरे साथ बेयर करो, और तब तक तुम बस जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझ लो, जब तक तुम्हें वीडियो से समझ नहीं आता। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे क्लासरूम में भी होते ना, तो क्लासरूम में मैं बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझा देता। तुम्हें पता है बॉल एंड स्टिक मॉडल से, जैसे हमने VSEPR थ्योरी करी थी ना, तो उससे ये मॉडल समझ में आ जाता। इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं बहुत रोक रोक के चला, क्योंकि दिस विल नॉट बी क्लियर इफ़ वी सी इट इन 2D।
अगर 100% समझना है तो 3D में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा। अभी के लिए तुम ये समझो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसी तरीके से दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जिन एक प्रोपेनॉल जैसे, प्रोपेनॉल हमारा चम्मच की तरह है, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज नो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और ब्यूटेनॉल हमारा ब्यूटेन टू ऑल हमारा हाथ की तरह है, हाथ की तरह है माने इसके अंदर इट हैज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये यहां तक क्लियर है? से यस और नो। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या बिना मिरर के ये चीज कर पाना पॉसिबल है? तो हाँ, इसको पता लगाना कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी या नहीं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट इवन यूजिंग अ मिरर। कैसे? तुम ऐसा कार्बन ढूंढो जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट है। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। पर इस कार्बन पे क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? यस। क्यों? यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे चारों ग्रुप जो हैं डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इस कंपाउंड को हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज कायरल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कायरल। ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं? कायरल। कायरल चीज़ें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाती हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ कायरल है तो उसकी दो फॉर्म पॉसिबल हैं, राइट? क्योंकि जैसे तुम्हारा एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, दोनों अलग तरीके अलग है ना। तो लेफ्ट हैंड की जो मिरर इमेज होगी वो राइट हैंड जैसी होगी, राइट? और इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड आर डिफरेंट, क्योंकि वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। इसी तरीके से जो भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जैसे लेफ्ट और कायरल चीज़ों में दो वर्जन होते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट्स के दो वर्जन है, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। उसी तरीके से कायरल कंपाउंड्स के भी दो वर्जन होते हैं, एक जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जो लाइट को राइट पे रोटेट कर देता है, और एक लीवो रोटेटरी होता है, दैट रोटेट्स द लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो जो कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स कायरल होते हैं वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। दैट मीन्स प्रोपेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये लाइट को रोटेट करेगा ही नहीं। बट ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रोटेट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के दो फॉर्म होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। एक राइट को रोटेट करता है, दूसरा लेफ्ट को रोटेट करता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें कि ये कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी ब्यूटेन टू ऑल का एक वर्जन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस ब्यूटेन टू ऑल। और लीवो रोटेटरी वाले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ब्यूटेन टू ऑल। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो लाइट को रोटेट करते ही नहीं, एग्जाम्पल प्रोपेनॉल। तो अब इस केस की समरी क्या है, ये पूरी क्लास की समरी क्या है, जिससे हम एक ही बार में सारा टॉपिक को समझ सकें और पता लगा सकें। तो
हम ये समरी बना लेंगे और समरी बनाने में से तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जस्ट तुम्हारे को दिखाना, प्रूव करना रह जाएगा जो मैं वीडियो से करूँगा। समरी ये है कि देखो, अगर कार्बन पे ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है, या फिर नॉट ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो कार्बन पे लगे सारे ग्रुप से डिफरेंट हो सकते हैं, या कोई भी दो मिक्स जो हैं डिफरेंट ना हो, कोई भी एक भी सेम हो तो भी चले। तो इस केस में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन, कायरल एटम या कायरल सेंटर। इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। और अगर वो कायरल ना हो तो उसे बोलते हैं ए कायरल। कायरल होता है तो इसकी मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ए कायरल होता है तो इसकी मिरर इमेज कैसी होती है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, सुपर इम्पोजेबल होती है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, और एक लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और डी, ठीक है। लीवोरोटेटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस और एल। Dextrorotatory and levorotatory compounds are called enantiomers. That means इस समरी से एक बार हम अप्लाई करते हैं इस समरी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इफ यस, कोई भी अगर इनमें से कोई है तो मार्क द कायरल कार्बन, कायरल एटम, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सपोज one is 2-chlorobutane, second is 3-chloropentane, third is 3,4 dimethyl butane, 2,3 dimethyl butane है, ठीक है। फोर्थ इज
ठीक है, अब तुम्हें बताना है कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। तुम बताओ इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4, तुम चैट में लिख सकते हो जो तुम्हें लगता है। एक मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो एक एक करके सारे कार्बन को देखो। सबसे पहला ये कार्बन देखते हैं, इस पे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है नहीं, इसमें लगे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इस पे लगे चार ग्रुप डिफरेंट नहीं है, क्योंकि 2 H हो गए 3 H हो गए है ना। इस पे लगे चार ग्रुप डिफरेंट है, देखते हैं, इथाइल मिथाइल H और Cl, यस, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये वाला कार्बन कायरल है। अगर कोई कायरल कार्बन दिख जाता है तो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट इस पे अप्लाई करो सेकंड पे, तुम बताओ सेकंड एक्टिव या इनएक्टिव। ठीक है, तो ये वाला इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि देखो, देखो सबसे पहले इस पे हम देखें तो इस पे तो लगे 3 ग्रुप सेम हो गए, इस पे लगे 2 ग्रुप सेम हो गए, इस पे लगे 4 ग्रुप, एक H एक Cl और 2 इथाइल, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप सेम है, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, तो ये कायरल नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड में, अच्छा देखो, हाँ इसमें तो 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, तो ये एक आयरल है। इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, तो ये एक आयरल है, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट वाला देख लेते हैं, बस फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। देखो इस पे लगे 2 ग्रुप सेम है, इस पे लगे 2 ग्रुप सेम है, इस पे लगे ग्रुप सेम है, इस पे भी ग्रुप सेम है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सिर्फ एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें, दैट इज वन, फर्स्ट पार्ट। किसी को डाउट हो तो रुक जाएगा, जिसको क्लियर है वो जा सकता है। ठीक है, लिख पाओगे